सुषमा सुबह सुबह अपनी बहू कोमल को लगातार आवाजें लगा रही होती है, लेकिन कोमल तो चादर ताने अपनी सास की आवाज सुनकर भी उसे अनसुना कर रही थी। तभी कोमल का पति शंकर कोमल को उठाते हुए कहता है, अरे कोमल, अरे उठ भी जाओ। अरे माँ कब से तुम्हें आवाजें दे रही है। अरे सुनने का तुम नाम नहीं ले रही हो। अरे उठ भी जाओ। अगर माँ आ गई ना और तुम्हें सुना दिया तो तुम मुंह बना के बैठ जाओगी। मैं इतना दहेज लेकर यहाँ नौकरानी बनने के लिए नहीं आई थी। मेरे बाप ने आपको इतना दहेज देकर खरीदा है, तो अब आपको अपनी पत्नी और माँ जी को अपनी बहू का रौब तो सहन करना ही होगा। अरे बाप रे, किस मुसीबत में फंस गया हूँ मैं। शादी से पहले माँ कह देती बहू लाते घर का काम करेगी, अकेले करते करते मैं थक जाती हूँ। अब बहू लाया हूँ तो वो कहती है मैं नौकर थोड़ी हूँ। अब बाहर जाऊंगा तो माँ सुनाएगी कि बहू लाया भी तो कैसी बहू लाया, जिंदगी नरक बन चुकी है मेरी। ये सब शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। अगर इतनी ही दिक्कत थी तो हमेशा कुंवारे ही रहते। वैसे भी तुम्हारे सर के बाल कुछ दिनों में गिर ही जाएंगे। अरे सुबह सुबह तुम मुझ पे क्यों बरस रही हो। अगर तुम्हें और माँ को अच्छे से बहस करना है, लड़ना है, झगड़ना है तो करो ना। मैं बीच में कुछ नहीं बोलूंगा, चुपचाप एक साइड में जाके बैठ जाऊंगा। अगर मैंने ना तुम्हारी साइड ली ना तो माँ तो मुझे चप्पलों से मारेगी। अगर माँ की साइड ली तो तुम मुझे गालियाँ दोगी। तो उससे अच्छा है ना मैं चुपचाप साइड में बैठा रहूंगा। इतना कहकर शंकर जैसे ही अपने कमरे से हाथ में बैग लिया ऑफिस जाने के लिए निकलता है, वैसे ही सुषमा अपने बेटे शंकर को रोकते और टोकते हुए कहती है, अरे कहाँ है तेरी बीवी? सुबह से 50 बार आवाज लगा दी है, लेकिन तेरी पत्नी को इतनी भी समझ नहीं है कि कोई बड़ा बोल रहा है तो जवाब ही दे दूं। माँ मेरे चेहरे पे पहले ही 12 बजे हुए हैं। अरे यार माँ, देखो आपको साफ साफ दिख रहा है ना कि मेरी क्या हालत है। अभी अभी उससे सुन के आ रहा हूँ, अब आप सुना रही हो। अगर उसकी साइड लूंगा तो आप कहोगी जोरू का गुलाम हो गया है, और अगर आपकी साइड लूंगा तो वो कहेगी माँ के पल्लू से बंधा रहता है तो शादी क्यों की। अरे माँ मैं करूँ तो क्या करूँ, भला किसकी सुनूं? आपकी सुनूं तो भी दिक्कत, उसकी सुनूं तो भी दिक्कत, तो मैं किसकी सुनूं? इसलिए मैं किसी को सुनना ही नहीं चाहता। मैं तो भूखे ही ऑफिस जा रहा हूँ। वाह रे बेटा, क्या बहाना बनाया है। दोनों सास बहू को लड़वा कर निकल गया। शंकर के जाने के बाद ही उसकी पड़ोसन विमला का सुषमा के घर आना होता है। और विमला जब सुषमा के घर आती है तो वो देखती है कि सुषमा अपनी बहू को आवाज लगा रही थी, लेकिन उसकी बहू कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रही है। अरे क्या बात है सुषमा, लगता है तेरी बहू 15 दिनों में ही तेरे हाथों से निकल गई है। अरे राम रे राम, तेरा तो मुझसे भी बुरा हाल होने वाला है। काम बता, किस काम से आई है? जले पर नमक छिड़कने का काम तो तू शुरू से करती आई है, और अभी भी मेरे गुस्से को मत बढ़ा। अरे तुझे तो पता ही है सच्चाई कितनी कड़वी होती है। खैर ये सब छोड़, एक कटोरी चीनी दे दे। सुबह सुबह कभी कुछ न मांगने भी आ जाया कर। ऐसी भी सुबह नसीब नहीं हुई है मुझे अभी तक। क्यों, तेरी बहू कहाँ है? तुझसे चाय भी नहीं पूछी क्या? तेरा तो बहुत बुरा हाल हो रखा है। अरे क्या बताऊँ विमला, 15 दिन से मेरी बहू ने सिर्फ एक ही दिन काम किया था, वो भी अपनी पहली रसोई के रस्म वाले दिन खाना बनाया था। अब मैं इसे काम करने के लिए कहती हूँ तो कहती है कि मैं दहेज देकर आई उस घर की नौकरानी नहीं बनने वाली। अब तू ही बता क्या करूँ मैं? तुझे तो पता है मेरे घुटनों में कितना दर्द रहता है। अरे तू भी कहाँ बहू के पीछे पड़ी हुई है। मैं तो कहती हूँ नौकरानी रख ले, सुबह शाम का खाना बना कर जाएगी, कलेश भी नहीं होगा, सब ठीक भी रहेगा। पहली बार तूने किसी के घर में आग न लगाकर अच्छी बात कही है। चल ठीक है, देखती हूँ मैं नौकरानी। सुषमा को विमला की बात अच्छी लगती है और वो अगले ही दिन अपने घर एक नौकर को रख लेती है। नौकर भी सुबह शाम का खाना, झाड़ू, पोछा, बर्तन सब करके जाने लगा था। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और तो और कोमल भी इस बात से खुश थी कि उसकी सास ने बिना लड़े बहस किए घर में एक नौकर रख लिया। माँ जी, मैं तो सोचती थी आप बिना बात मुद्दा बनाना ही जानती हैं, लेकिन आपने नौकर रखकर अच्छा काम किया। अगले 5 दिनों तक तेरी काम वाली बाई, मेरा मतलब रामू नहीं आएगा तो घर का काम तुझे ही करना पड़ेगा। मैंने बिना कलेश के नौकर रखा है, तो अब ये छुट्टी पर रहेगा तो तुझे ही काम करना होगा। नहीं नहीं माँ जी, अगर आपने रामू को छुट्टी पर भेजा तो मैं मायके चली जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे मायके चली जाओगी? मैं कहाँ जाऊंगा? माँ कोमल जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप एक काम करो, उसको ज्यादा पैसे दो और बोलो छुट्टी पे नहीं जाना है। अरे कितना बेशरम है तू, अपनी बीवी को समझाने की जगह मुझे कह रहे कि उसे नौकर को छुट्टी पर मत भेजो। अरे वो भी तो इंसान है, रोबोट नहीं। कोमल को बैठकर खाने की आदत हो चुकी थी, लेकिन जब सुषमा कोमल को कहती है कि अगले कुछ दिन बाद उसके घर में काम करने वाला नौकर छुट्टी पर जाएगा, तो कोमल घर में लड़ाई करने की ठान लेती है। अगर नौकर काम पे गया तो ना तो वो खाना पीना बनाएगी और ना ही इस घर में रहेगी। लेकिन सुषमा को अपनी बहू की ये बात कुछ समझ में नहीं आती और वो इस बात का हल निकालने के लिए अपनी पड़ोसन विमला के पास पहुंचती है
और सारी बातें बताते हुए कहती है। देख विमला, नौकर जो मैंने रखा है वो खुद चलकर नौकरी मांगने आया है। दूसरी बात ये कि नौकर इतना नौजवान और सुंदर है कि मुझे उस पर शक है। और तीसरी बात ये कि खाना पीना तो अच्छा बनाना छोड़, वो काम भी ढंग से नहीं करता और छिछोरा मुझे अलग लगता है। लेकिन जब भी बात होती है तो उसको छुट्टी जाने पर तो बहू को काली मात आ जाती है, तो पूरे घर को पागलों की तरह सर पर उठा लेती है। अरे बाप रे, ऐसा मामला? ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। तेरी बहू का उस नौकर के साथ चक्कर चल रहा है, तो मान या ना मान। अरे राम रे राम, तू कैसी बात कर रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके बाप ने कम दहेज दिया है मेरे बेटे को, वो भी। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो तू अपनी बहू पे नजर रख ले, तुझे सारी बातें पता चल जाएगी कि सच्चाई क्या है। अगर ये बात सच नहीं हुई तो मेरा नाम भी विमला नहीं। विमला की बात सुषमा को खटक जाती है। अब सुषमा भी अपनी बहू पर नजर रखने लगती है और एक दिन सुषमा अपनी बहू को बाहर जा रही हूँ कहकर घर से निकल जाती है। और वह बाहर तो जाती नहीं है, लेकिन अपनी बहू पर छुपकर नजर रखती है। रामू नौकर भी उसी वक्त सुषमा के घर में ही था। तभी सुषमा के जाने के बाद ही रामू कोमल के कमरे में जाता है और ये सब चुपचाप सुषमा देख रही होती है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बिना मेरा एक पल मन नहीं लगता। तुम्हारे बिना मैं जीना नहीं चाहती। अपने पति को इतने दिनों से दूर रख रही हूँ, लेकिन तुम हो कि छुट्टियाँ चाहिए तुम्हें। अरे बस 2 दिन की बात है, माँ के साथ गाँव जाना है, फिर तुम्हारा आशिक तो तुम्हारे पास ही होगा। तुम भी मेरे लिए क्या क्या नहीं कर रहे हो। मेरे घर में नौकर तक बनकर काम कर रहे हो। मुझे बहुत बुरा लगता है रामू। वैसे मैं सच कहूँ ना, ये रामू सुन कर ना कभी कभी फीलिंग आती है कि मैं रामू काका हूँ। अरे तुम तो जानती हो ना, आकाश नाम है मेरा, आकाश बोला करो। रामू और कोमल एक दूसरे को बाहों में भरकर एक दूसरे से मीठी मीठी बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ सुषमा पहुँच जाती है और ताली बजाते हुए कहती है। बहू अपने आशिक को घर का नौकर बनवा दिया। पहले काम न करने का बहाना बनाया, फिर उसे यहाँ बुला लिया और अब उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही है तू। माँ जी आप, लेकिन आप तो बाहर गई थी। अगर मेरी विमला ना होती तो शायद मुझे तेरे इस काले कारनामे के बारे में पता ही नहीं चलता। जो हुआ अच्छा हुआ, और मैं आज अभी इसी वक्त तुझ जैसी नीच बहू को अपने घर से, अपने बेटे की जिंदगी से निकालती हूँ। फिर दोबारा कभी यहाँ आने की हिम्मत मत करना। निकल जा मेरे घर से। अपने बाप को बोल दियो कि मेरी संस्कारी सास ने मुझे निकाल दिया क्योंकि मैं अपने आशिक के साथ पकड़ी गई। आंटी जी, आप कहेंगी ना तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आप लेकिन कोमल के माँ बाप को कुछ मत कहिए। एक बार सोचिए, उनकी उम्र हो चुकी है। खबरदार, जो तूने एक शब्द और बोला। तूने नहीं सोचा इसके माता पिता के बारे में, और इसने नहीं सोचा अपने माता पिता के बारे में, जो घर में इज्जत उछालने में लगी हुई है। और तो और शादी के बाद ये सब। कोमल अब अपनी सास के आगे गिड़गिड़ाती है, रोती है, लेकिन सुषमा भी अपनी इज्जत की मान मर्यादा को देखते हुए अपनी बहू को घर से निकाल देती है। मोनिका और राहुल के पापा एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। मोनिका और राहुल बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते हुए बड़े हुए थे। वक्त गुजरता गया और मोनिका अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश चली जाती है। कुछ सालों बाद मोनिका अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने देश वापस आती है। राहुल को ये बात जब पता चलती है तो वो मोनिका से मिलने के लिए एयरपोर्ट आता है। लेकिन जब राहुल एयरपोर्ट आता है तो वो देखता है कि मोनिका के पिता पहले से ही वहाँ मौजूद हैं। इसलिए वो दूर से ही मोनिका को देख लेता है। एक दिन मोनिका बस स्टैंड पर खड़ी थी, तभी वहाँ से राहुल गुजरता है और उसे देखकर कहता है, तुम यहाँ किसका इंतजार कर रही हो? चलो मैं तुम्हें आगे तक छोड़ देता हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं राहुल, तुम्हारे बचपन का दोस्त। हम दोनों साथ में खेला करते थे। कुछ याद आया तुम्हें? अरे हाँ, तुम मेरे पापा के दोस्त के बेटे हो ना। तुम तो काफी हैंडसम हो गए हो और पर्सनैलिटी भी काफी अच्छी है तुम्हारी। थैंक यू। वैसे तुम यहाँ कर क्या रही हो? मैं बस का वेट कर रही हूँ। काफी देर से कोई भी बस नहीं आई है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मुझे आगे तक छोड़ दोगे? अरे इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? तुम्हें कभी भी कोई भी काम हो तो मुझे बोल देना। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है ये तो बताओ पहले मुझे। मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। मेरी पढ़ाई तो पूरी हो गई है, तो बस अब जॉब करना है। वैसे तुम क्या कर रहे हो? मेरी तो एक छोटी सी कंपनी है जिसमें यूं ही कुछ 70 के आसपास एम्प्लॉय होंगे जो मेरे अंडर काम करते हैं। चलो ये तो बहुत अच्छा है। और बताओ, कोई गर्लफ्रेंड बनी अभी तक या सिंगल हो? गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। अभी तक प्रपोज नहीं किया है, लेकिन सोच रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके उसे बोल दूं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ।
अरे तो इतना लेट क्यों लगा रहे हो? जब उसको कोई और पटा लेगा तब बोलोगे क्या? लेट इसलिए क्योंकि वो मुझसे बहुत दूर रहती थी, लेकिन अब वो मेरे पास आ गई है। एक अच्छा दिन देखकर उसको प्रपोज कर दूंगा। राहुल और मोनिका बहुत सारी बातें करते हैं और कुछ ही देर बाद मोनिका का इंटरव्यू का लोकेशन आ जाता है। राहुल उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और राहुल और मोनिका एक दूसरे को अपना नंबर देते हैं। अब जब भी मोनिका को कहीं भी जाना होता तो राहुल को वो कॉल करके बुला लिया करती और राहुल उसके लिए काम छोड़कर आ जाता। ऐसे ही एक दिन मोनिका राहुल को कॉल करके बुलाती है। राहुल अपने साथ फूल का बुके लेकर आता है, जिसे देखकर मोनिका कहती है, ये क्या राहुल, लगता है आज तो तुम उस लड़की को प्रपोज करने जा रहे हो। हाँ, आज मैं उसको प्रपोज कर दूंगा, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं अगर उसने मना कर दिया तो मेरा तो दिल ही टूट जाएगा। अरे तुम इतने हैंडसम हो, कोई भी लड़की तुमको मना ही नहीं कर सकती। अगर मैं उस लड़की की जगह होती और तुम मुझे प्रपोज करते तो मैं तो हाँ ही कर देती। वो लड़की बहुत खुश नसीब होगी जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी। तुम इसको अपने पास रख लो। क्या मतलब? मतलब कि आई लव यू मोनिका, तुम ही वो खुश नसीब लड़की हो जिसको मैं बचपन से प्यार करता आया हूँ। जब तुम पढ़ाई करने के लिए चली गई थी तब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि कब तुम वापस आओगी और कब मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करूंगा। लेकिन पर मैं वो। क्या हुआ, मैं तुमको पसंद नहीं हूँ क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे कुछ दिन सोचने के लिए चाहिए। राहुल मोनिका को कुछ दिन सोचने के लिए दे देता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मोनिका राहुल को हाँ कर देती है। राहुल और मोनिका दोनों एक हैप्पी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीतते हैं और मोनिका राहुल से बहुत डिमांड करती है। एक दिन राहुल, मोनिका और राहुल का दोस्त तीनों ही एक मार्केट में घूम रहे थे। तभी मोनिका की नजर एक सुंदर सी ड्रेस पर जाती है और मोनिका उसे लेने की जिद करती है, जिसे देखकर रोहित कहता है, भाई एक बात बोलो, तेरी गर्लफ्रेंड ना तो उससे कुछ ज्यादा ही डिमांड नहीं करती है? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी जो मेरा है वो उसका भी तो है ना। अगर वो कुछ मांग भी रही है तो उसमें दिक्कत क्या है, ये तो मेरा फर्ज है। और वैसे भी मैं उसको खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसकी सारी डिमांड्स पूरी करता हूँ। फिर भी ना थोड़ा देख कर मुझे तो इस लड़की पे ना कभी कभी ना बहुत शक होता है, कहीं तेरे साथ कोई धोखा ना कर दे। तू ना फिर बाद में पछताएगा, रोएगा, और मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकता भाई। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तू चिंता मत कर। राहुल रोहित की बात नहीं मानता और उसकी बातों को हमेशा अनसुना करता है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और मोनिका को अपने ही ऑफिस में अपने मैनेजर पंकज से प्यार हो जाता है, लेकिन ये बात वो राहुल को नहीं बताती। ऐसे ही एक दिन मोनिका राहुल के पास जाती है। राहुल और मोनिका दोनों एक दूसरे से गले मिलने लगते हैं। राहुल, मुझे कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से दिल्ली जाना है। मैं कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊंगी और वहाँ जाकर तुमको सब बता दूंगी। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। अगले दिन राहुल मोनिका को एयरपोर्ट छोड़ने आता है। मोनिका को अपने से दूर जाता हुआ देखकर राहुल दुखी हो जाता है। कुछ घंटों बाद दिल्ली पहुंचकर मोनिका उसे कॉल करके सब बताती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और राहुल को भी अपने ऑफिस के किसी काम से दिल्ली जाना पड़ता है। वो बहुत खुश होता है और खुद से कहता है, फाइनली इतने दिनों के बाद मैं मोनिका से मिल पाऊंगा। क्या मैं उसको कॉल करके बता दूं कि मैं आ रहा हूँ? नहीं, मैं उसको वहां जाकर सरप्राइज दूंगा। मुझे देखकर तो वो बिल्कुल चौंक ही जाएगी और बहुत खुश हो जाएगी। राहुल बहुत खुश होता है। रात भर उसे नींद नहीं आती। अगले दिन राहुल बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। वो अपनी फ्लाइट में बैठकर बस मोनिका के बारे में ही सोचता रहता है। कुछ देर बाद वो दिल्ली जब पहुंचता है और मोनिका जिस होटल में रुकी थी वो उसी होटल में जाता है और मोनिका के कमरे की बेल बजाता है। राहुल हाथ में फूल का बुके लेकर खड़ा था। थोड़ी देर बाद मोनिका गेट खोलती है और राहुल को देखकर उसकी आंख खुली की खुली रह जाती है। राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सरप्राइज। मैं दिल्ली किसी काम से आया था तो सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दे दूं। अरे सारी बातें यहीं करोगी क्या? चलो अंदर चलकर बैठकर बातें करते हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब ये है कि मेरा पूरा रूम फैला पड़ा है। तुम कुछ देर बाद आना, ठीक है? राहुल और मोनिका दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अंदर से मोनिका का मैनेजर पंकज टॉवल में आता है। अरे क्या हुआ मोनिका डार्लिंग, कौन आया है जी? मोनिका, ये कौन है और ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है, वो भी टॉवल में?
मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और तू कौन है बे? राहुल देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें जैसा लग रहा है। तुम अंदर आओ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। अब देखने और सुनने के लिए रह ही क्या गया है मोनिका। मैं तो बस तुमसे ही प्यार करता था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। शायद मेरे प्यार में ही कोई कमी रह गई होगी, तभी तो तुम मुझे धोखा दे रही थी। मैं बस ये सोचता हूँ कि जिसके साथ भी तुम हो, तुम उसको भी धोखा मत दे देना, उसे खुश रखना। आज मुझे एहसास हो रहा है मैंने प्यार क्यों किया। राहुल इतना बोलकर वहाँ से रोते हुए चला जाता है। घर पहुंचकर वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और किसी से बात नहीं करता। राहुल की माँ कांता ये सब देखकर बहुत दुखी थी। तभी एक दिन वो रोहित को फोन करती है। रोहित बेटा, मैं राहुल की माँ बोल रही हूँ। जी आंटी जी, बोलिए, क्या हुआ? तुम्हारी राहुल से कोई लड़ाई हो गई है क्या? जब से वो दिल्ली से वापस आया है बिल्कुल चुपचाप रहता है, न खाना खाता है, बस अपने आप को कमरे में बंद करके रखा है, किसी से बात तक नहीं करता वो। कोई बात नहीं, आप ना टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं आता हूँ, मैं आके ना उससे ना बात करूँगा। रोहित इतना बोलकर कॉल कट कर देता है और कुछ देर बाद राहुल के घर जाता है। राहुल उससे सारी बात बताता है। यार मैंने उससे बहुत प्यार किया और उसने मुझे धोखा दिया। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने प्यार क्यों किया। मैं तो पहले ही कह रहा था ये ना लड़की सही नहीं है। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तू ना खुद को ना तकलीफ मत दे, मैं हूँ ना, मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन मत ले, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। और ना उसको ना छोड़ दे, वो जो करिए करने दे, खुश है ना, रहने दे उसे। चल ना तू मेरे साथ, चलना घूम के आते हैं। सरला बहुत ही बातें किया करती थी, वो बात बात पर लोगों का दिमाग खा जाती। ऐसे ही एक दिन सरला की पड़ोसन के घर आती है। अरे विमला, तू यहाँ कैसे आई है? पैरों से आई, और कैसे आऊंगी? पैरों से क्यों आई है? तुझे कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिला क्या? हमारे मोहल्ले में तो बहुत सारे ऑटो रिक्शा चलाने लग गए हैं। कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रही है सरला? सुबह सुबह 2 घूंट बाटली मार ली है क्या? तू कैसी बात कर रही है विमला? अगर मुझे बाल्टी मिलेगी तो मैं 2 घूंट क्यों, पूरी बाल्टी ही पी लूंगी ना। ठीक है, तू जीत गई और मैं हार गई, बस। तू हार गई, मैं जीत गई। हम कोई खेल खेल रहे थे क्या? बड़ी ही छुपा रुस्तम निकली तू तो। आजकल कुछ बताती भी नहीं है। अरे सरला, तू मुझे माफ कर दे, मुझे तेरे घर आना ही नहीं चाहिए था। तूने तो मेरा दिमाग ही खा लिया। माना तू झूठ बोलती है, लेकिन इतना भी झूठ मत बोल कि झूठ भी लोगों को सच लगे। तेरे दिमाग तो तेरे भेजे में है। हे भगवान, उठा ले मुझे, नहीं इस दिमाग खराब करने वाली सरला को उठा ले। इस पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा दिमाग खाती है। भगवान, मेरी ये दुआ कबूल कर लेना। क्या हुआ विमला, ऊपर किसको देख रही है? ऊपर छिपकली मिलेगी, ना कि कोई भगवान। अरे तू कुछ बोलती क्यों नहीं है अब? क्या बोलूं सरला मैं? तूने मुझे बोलने लायक छोड़ा ही कहाँ है? तू खुद ही इतना बोलती है कि मेरा दिमाग खा जाती है। ना जाने तेरी बहू कैसे रहेगी। अच्छा ये बता, तू यहाँ क्यों आई थी? मुझे तुझसे कुछ काम था, इसीलिए आई थी। तुझे कुछ बताने आई थी। किस काम से आई थी और क्या बताना है तुझे? अब किसकी बेटी घर से भाग गई और तुझे कब से दूसरों की लड़कियों में दिलचस्पी होने लगी? मुझे माफ कर दे सरला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैं तेरे घर आ गई। अब तेरे घर कभी नहीं आऊंगी, दिमाग खा गई पूरा। विमला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। विमला के जाते ही सरला खुद से कहती है। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, जब भी मेरे घर किसी काम से आते हैं हर बार बिना काम बताए चले जाते हैं और जाते जाते ये भी कह जाते हैं कि दिमाग खा गई। एक तो खुद बोलते नहीं है और मुझे बदनाम कर देते हैं। खैर मुझे क्या, मैं जाकर अपना मनपसंद शो नागिन देख लेती हूँ। सरला इतना बोलकर अपना मनपसंद शो नागिन देखने लगती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और सरला का बेटा रवि उसके पास आता है। माँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात करनी है? और इतनी भी क्या जरूरी बात है कि तुझे भी करनी है? अब बोलेगा भी या चुप रहेगा? माँ, आप बोलना बंद करोगी तभी तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। आप सीधा सीधा बात क्यों नहीं सुनती हो मेरी? आए हाय, देखो तो मेरे नालायक बेटे को अपनी ही माँ से जुबान लगा रहा है। अब बोलेगा या मैं यहाँ से जाऊँ? माँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जब तू प्यार लड़की से करता है तो शादी भी लड़की से ही करेगा ना। मुझे ये बता, उस लड़की को खाना बनाना आता है या नहीं, या फिर प्यार से ही पेट भर लेगा? माँ, उसको सब आता है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो।
आप बस उसके घर जाकर के बात करो और हमारी शादी करवाओ। कब जाऊं उसके घर? और मुझे उसके घर का तो पता भी नहीं है मालूम। तू बता कैसे जाऊं? हे भगवान, मैंने भी शादी के लिए किसको बोल दिया। दिमाग खाने के अलावा इनको कुछ नहीं आता। अब जो करना है मुझे ही खुद करना होगा। क्या हो गया? तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? क्या करूं? आप अपने आगे किसी को कुछ बोलने ही नहीं देती हो। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। बाहर वाले तो बाहर वाले, यहाँ तो मेरा बेटा भी बिना कुछ समझे घर से ही चला गया। खैर जाने दो, मैं अपने बेटे की ऐसी लड़की से शादी करवाऊंगी जो मेरे साथ बैठकर बहुत सारी बातें करे। सरला इतना बोलकर रसोई में काम करने चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन रवि सुमन नाम की लड़की से शादी करके घर आता है। माँ, इसका नाम सुमन है और मैंने इससे शादी कर ली है। बताओ कैसी लगी आपको आपकी बहू? अरे ओ नालायक, एक तो लड़की भगाकर शादी करके आ गया है और अपनी माँ से पूछता है कि बहू कैसी है। अगर इसके माँ बाप को पता चला कि ये यहाँ है, वो लोग तुझे जिंदा गोली मार देंगे। तू अभी इसको यहाँ से लेकर जा। माँ, शांत हो जाओ। हम लोगों ने भागकर शादी नहीं की है, बल्कि सुमन के घर वालों के रजामंदी से की है। आप खामखा परेशान हो रही हो। हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरा बेटा मेरी इजाजत के बिना ही शादी करके आ गया। अपनी माँ से एक बार भी नहीं पूछा इसने। भगवान उठा ले, किसी और को नहीं मुझे ही उठा ले। माँ, अपना ये ड्रामा बंद करोगी या मैं घर छोड़कर जाऊं? अरे एक तो शादी करके आ गया, अब माँ को छोड़कर जाना चाहता है। तू यहीं रुक, मैं अभी पूजा की थाली लेकर आती हूँ। सरला इतना बोलकर अंदर जाती है और अपनी सुमन का स्वागत करती है। मोहल्ले की सभी औरतों को मुंह दिखाई के लिए वो बुलाती है। दिन गुजरते हैं और वक्त के साथ साथ सुमन अपने घर का सारा काम बखूबी संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन सुमन रसोई में खाना बना रही होती है, तभी वहाँ सरला आती है। अरे माँ जी, आप यहाँ आइए ना। क्या बना रही है बहू? कुछ अच्छा सा बना ले, खाने को बहुत मन कर रहा है। एक काम कर, ये सब्जी छोड़ तू पनीर की सब्जी बना दे। पर माँ जी, अभी तो ये सब्जी बन गई है, आप अभी ये खा लीजिए। मैं शाम को आपके लिए पनीर की सब्जी बना दूंगी। नहीं, अभी बना। अगर मेरा अभी मन है तो मैं शाम तक का इंतजार क्यों करूं? सुमन सरला की बात मान जाती है और उसके लिए पनीर की सब्जी बनाने लगती है और कुछ देर बाद उसको खाना देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और सरला आए दिन सुमन के कामों को रोककर दूसरा काम करने को कहती, जिसकी वजह से सुमन को बहुत गुस्सा आता। ऐसे ही एक दिन सुमन घर की सफाई कर रही होती है, तभी सरला टेबल के ऊपर हाथ मारते हुए कहती है, बहू ये सब क्या है? क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ ये तो बता। मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ कि तूने इस टेबल पर अभी तक सफाई क्यों नहीं की? पोछा लगाने से पहले तू टेबल साफ कर देती। माँ जी, पहले मैं ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद वो टेबल भी साफ कर दूंगी। बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? चल जल्दी साफ कर। बस माँ जी, आप तो बात बात पर मेरा दिमाग खा जाती हो। कभी ये करो, कभी वो करो। मैं इस घर की नौकरानी हूँ या बहू रानी? अब जो भी कर रही थी ना, वो नहीं करूँगी। सुमन इतना बोलकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद सुमन की माँ का फोन आता है और सुमन सरला से बात बात पर दिमाग खाने वाली बात कहती है। सुमन की सारी बात सरला सुन लेती है और अपने कमरे में जाकर खुद से कहती है, मैं क्या करूँ? मैं किसी को अच्छा बोलती हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं बात बात पर उनका दिमाग खाती हूँ, इसलिए शायद मुझसे कोई बात करना पसंद नहीं करता। आज के बाद मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगी और ना ही किसी का दिमाग खराब करूँगी। सरला इतना भूलकर अपने कमरे में सो जाती है। सरला रात को बिना किसी से बात किए चुपचाप खाना खाती और अपने कमरे में जाकर सो जाती। ये बात सुमन को अजीब लगती है, लेकिन सुमन कुछ नहीं कहती। ऐसे ही वक्त गुजरता है और सरला बिना किसी से बात किए अकेले रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन सुमन घर में पोछा लगा रही थी और सरला को चुप देखकर खुद से कहती है, कितनी अजीब बात है, जो औरत दिमाग खाते थकती नहीं थी, वो आजकल बिल्कुल शांत बैठी हुई है। कोई शिकायत नहीं, कोई बात नहीं। क्या हो गया है माँ जी को? सुमन इतना बोलकर सरला के पास जाती है। माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बहू, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तू ऐसा क्यों पूछ रही है? कुछ नहीं माँ जी, मैं आपको कुछ समय से देख रही थी कि आप किसी से कोई बात नहीं कर रही हैं, ना ही मुझे किसी बात के लिए टोक रही हैं। आज भी मैंने टेबल भी साफ नहीं किया था, फिर भी आपने मुझे कुछ भी नहीं कहा। क्या कहूँ बहू, मेरे बोलने या करने से किसी का दिमाग खराब होता है तो मैं किसी को उस बात के लिए क्यों टोकूं?
उस दिन तेरा काम जल्दी हो जाए इसलिए कह रही थी, लेकिन तूने तो मुझे ही गलत समझकर अपनी माँ को सब बता दिया। सुमन उस दिन के लिए सरला से माफी मांगती है और वापस से उसे टोकने के लिए कहती है, लेकिन उसके बाद दोनों सास बहू एक दूसरे का दिमाग खाती। अरे हमारे फगुनिया, का हुआ जी, हमसे नाराज हो का? जाइए, हमको आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप हमारी बात सुनते ही नहीं हो। अरे हमार कलेजा, जब तक तुम हमको कुछ बताओगी नहीं तब तक हम तुम्हारी बात कैसे सुनेंगे? हमरा वो बाजार में जाना है जहाँ पर 2 तोले का हार मिलता है और साथ ही लखनऊ की मशहूर मलाई गिलोरी खाना है। बताओ ना, हमको कब तक लेके जाओगे? अरे बस इतनी सी बात, चलो अभी ले चलते हैं। जाओ जल्दी से ना नई का साड़ी पहन के आ जाओ, हम लोग चलते हैं साथ में। जी हम भी अभी तैयार होकर आते हैं। पूजा अपने कमरे में तैयार होने जा ही रही थी कि अचानक राकेश की माँ सरला आ जाती है और पूजा को जाते देखकर कहती है, अरे बहुरिया, तुम कहीं जावत रही का? वो माँ जी, ये हमका मेला घुमाने ले जावत है, उसी के वास्ते हम तैयार होने जा रही थी। अरे क्या रहे मेला में? कछु नहीं, वहाँ कोई जरूरत नहीं है वहाँ जाने की। अरे माई, का हो गया? अगर हम लोग मेला चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वैसे भी पूजा कहीं नहीं जाती है। अगर उसका मेला घूमने का मन कर रहा है तो इसमें कौन सी बुरी बात हो गई जी? आहा, बड़े आए लुगाई को मेला घुमाने वाले। जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है और मेले जाएंगे। ओ माई, थोड़ा सोच समझ कर बोलो। ऐसा तो नहीं है ना कि हम कोई काम नहीं करते हैं। अरे कम से कम तुमको पेट भरकर भोजन तो प्राप्त हो रहा है ना। बिटवा, खाली पेट भरने से कुछ नहीं होता है। सबको भविष्य के लिए जमा पूंजी की जरूरत होगी। कल को तुम्हारा मुन्ना होगा, उसको क्या खिलाओगे या पढ़ाओगे जब सब अपनी लुगाई पर ही खर्च कर दोगे तो? पर माई, परवर काल अल्लाह, सब तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी है। आजकल के बच्चे कहीं भी अपने माँ बाप के सुनते ही नहीं है। लुगाई ने जो कह दिया बस उसको सिहाई की लकीर मान लेते हैं। सरला इतना बोलकर वहाँ से जाने लगती है। राकेश सरला को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सरला सुनती ही नहीं और सरला और राकेश में बहस हो जाती है, जिसे देखकर पूजा को बुरा लगता है और वो कहती है, रहने दो राकेश जी, आप माँ जी से बहस मत करो। घर में कलेश करके मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं घर में ही ठीक हूँ। तुम चुप करो पूजा, हम लोग मेला जाएंगे तो मतलब जाएंगे। नहीं, अब हमारा मन नहीं है। अगर आपको जाना है तो चले जाओ। पूजा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और अपने घर का काम करने लगती है। राकेश बिहार का रहने वाला था। उसके पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे हुआ करते थे। ऐसे ही वक्त गुजरता है और घर में खाने की तंगी हो जाती है। खाने को 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिल पा रही थी। ऐसे ही एक दिन राकेश घर आता है। अरे पूजा, जल्दी से खाना ले आओ, बहुत भूख लगी है हमको। जी वो, अरे बहुरिया, बता दे कि घर में खाने को कुछ नहीं है, जाकर कुछ कमा ले। घर में फगुनिया फगुनिया करने से और गांव भर में घूमने से कुछ नहीं होगा। बस लो, हो गई शुरू। अरे घर में चैन नहीं मिलता है तभी तो बाहर जाते हैं और खाना खाने के लिए आए हैं, ताने नहीं खाना है हमको। ताने से पेट भर के जाएं क्या? आप कहाँ जाने लग गई? बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने को देती हूँ। नहीं, रहने दो। माँ ने इतना ताना दिया है ना कि पेट भर चुका है। मैं कुछ अनाज खरीद कर लेकर आता हूँ, ठीक है? राकेश इतना बोलकर अपने घर से निकल जाता है और काम ढूंढने लगता है। जैसे तैसे करके कुछ पैसे कमाता है और घर में अनाज लाकर देता है। ऐसे ही वक्त बीतता है और राकेश अपने घर का इसी तरह से गुजर बसर करता है। ऐसे ही एक रात राकेश और पूजा आपस में बातें कर रहे होते हैं। पूजा, हम क्या सोच रहे थे कि हम पटना जाकर कोई नौकरी देख लेते हैं ना जी। पर वहाँ कौन सा काम मिलेगा आपको? अरे पटना इतनी बड़ी जगह है, वहाँ कोई ना कोई काम धंधा तो हमको मिल ही जाएगा। कब तक ऐसे घर में बैठे रहेंगे? अरे गांव में घूमते कब तक रहेंगे? कम से कम बाहर जाएंगे तो 4 पैसे तो कमाएंगे ना, और उससे हमारा घर भी चलेगा। हाँ ये तो ठीक है। तो कब तक आप पटना जाने वाले हो? थोड़ा पैसे तो पहले कमा लो। अब इतनी दूर जाऊंगा तो खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा ना। अच्छा ठीक है, चलो अब सो जाओ। दोनों कुछ देर बातें करते हैं और सो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और राकेश गांव में कुछ काम करके थोड़े पैसे जमा करता है और पटना चला जाता है। पटना में वो कुछ दिन इधर उधर काम ढूंढता है और उसको एक दुकान पर काम मिल जाता है। दुकान का मालिक महेश दिल का बहुत अच्छा था। ऐसे ही एक दिन महेश दुकान पर आता है। का हो महाराज,
क्या कर रहे हो? दुकान की सफाई कर दी? जी मालिक साहब, कर दी है। अच्छा एक बात तो बताओ महाराज, तुम पान खाते हो कि नहीं? खाते हैं मालिक, आप लाकर दोगे तो जरूर खा लेंगे। अच्छा बिटवा, तुम अपने मालिक को ही चूना लगाने की सोच रहे हो? अच्छा चले जाओ, तुम अभी अपने पैसे का 2 पान लेकर आना, हम पैसे तुमको बाद में दे देंगे। और सुनो, पान में कत्था थोड़ा ज्यादा लगवाना। जी मालिक। राकेश इतना बोलकर पनवाड़ी के पास जाता है और उससे 2 पान लाकर महेश को देता है। उसके बाद दोनों बैठकर बातें करते हैं और तभी महेश बोलता है, अरे ओ राकेश, तुम कभी अपने घर वाले के बारे में नहीं बताया। कौन कौन है तुम्हारे घर में? अरे वो कहा है ना मालिक, हमारे घर में हमारी पत्नी और बूढ़ी अम्मा है। अरे तुम अपनी पत्नी को गांव में ही छोड़कर आ गए। ऐसी पत्नियों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, वरना बहुत कुछ गलत हो जाता है। अरे क्या मतलब मालिक? अरे महाराज, हमारे कहने का मतलब है कि तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी याद तो बहुत आती होगी ना, और तुम उसको गांव में छोड़कर आ गए। क्या करे मालिक, लुगाई के पास रहने से ही सारा दिन तो निकल नहीं जाएगा ना, उसका पेट भरने के खातिर कमाना भी तो पड़ेगा ना। ये बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो महाराज। कब तक बीवी के पल्लू से बंधे रहोगे? आखिर कमाना भी तो बहुत जरूरी है ना। अच्छा मालिक, आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में तो बस हम और हमार तन्हाई है। बीवी भरी जवानी में छोड़कर हमार चली गई। सुनकर बहुत बुरा लग रहा है मालिक कि आपकी मालकिन आपको छोड़कर किसी और के साथ चली गई। ऐसी औरत तो किसी की सगी नहीं होती है। ए लड़का, गोली से मार देंगे जो हमारे रज्जो के बारे में कुछ बोला तो। हमारे रज्जो हमको छोड़कर भगवान के पास चली गई है, समझा? अच्छा मुझे माफ करना मालिक, हमको ये सब नहीं पता था। बक बुड़ बक, कोई बात नहीं। हम जिसको भी ये सब बताया हूँ, सबने ऐसे ही बोला है, और हमार को तो ये सब सुनने की आदत सी हो गई है। अच्छा मालिक, एक बात पूछे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जाकर अपना काम करो। थोड़ा सा तुमसे बतिया क्या लिए, तुम तो सर चढ़ने लगे। महेश इतना बोलकर उसको काम पर लगा देता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और महेश और राकेश दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अपनी बातें एक दूसरे को बताया करते हैं। ऐसे ही एक दिन महेश परेशान होकर बैठा हुआ था। उसे परेशान देखकर राकेश उसके पास आता है। क्या हुआ महाराज, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? कुछ नहीं हुआ है, तुम जाकर अपना काम करो। हमारे दुकान में काम करते हो, काम ही करो। हमारे बाप बनने की कोई जरूरत नहीं है। राकेश को महेश की बात बुरी लगती है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी महेश उसे रोक कर कहता है, रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? यहाँ बैठो। नहीं नहीं मालिक, हम तो काम करने जा रहे हैं। हम एक नौकर है, भला एक नौकर आपके साथ कैसे बैठ सकता है? अरे महाराज, हम तो मजाक कर रहे थे। तुम तो सारी बातें दिल पर लेकर बैठ गए। बहुत गलत बात है। अरे हमें पता है कि तुम मजाक कर रहे हो। साले अपने बाप से मजाक करते हो। अच्छा चलो बताओ, अब काहे के लिए परेशान हो रहे हो? क्या बताएं महाराज, हमार काम धंधा अच्छे से नहीं चालत बानी। पैसे वैसे है ही ना। अरे बस इतनी सी बात। अरे तुम एक काम करो, जाकर तुम कोनो बैंक लूट लो और हम दुकान संभाल लेते हैं। तुम तो बुड़बक हमको फंसाने वाला काम कर रहे हो। पुलिस तो हमको जेल में ले जाकर बंद ही कर देगी। नहीं नहीं, उससे पहले तुम्हारी सुताई करेगी, फिर जेल में बंद करेगी। तुम दोस्त हो कि दुश्मन हो बे? तुम हमारा ही पत्ता साफ करने की सोच रहे हो। जब तुम अपनी दुकान के लिए इतने परेशान हो ही रहे हो तो और क्या करे महाराज। बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सही में तुम हमार जिगर का टुकड़ा हो। हम यहाँ पटना में बहुत अकेले थे। तुम जब से आए हो हम बहुत खुश रहते हैं। अरे भाई, हम एक बिहारी हैं और बिहारी लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। एक बार जिसके गले पड़ जाए तो उसका जीना दुश्वार कर देते हैं, और किसी का साथ दे तो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते हैं। एक बिहारी सब पे भारी होता है जी। जिसके बाद महेश राकेश की बात सुनकर उसे गले से लगा लेता है और राकेश अपनी दोस्ती निभाते हुए महेश का हर तरह से साथ देता है। सरला अपने बेटे रमेश की शादी बिहार के पटना की लड़की से करवाती है। अब पूजा गांव से शादी करके दिल्ली जैसे बड़े शहर में आ जाती है, जो उसका बचपन से सपना रहा है। और सरला भी अपनी नई बहू का स्वागत करती है। शादी के बाद सरला बहू को देखने उसके आस पड़ोस के लोग भी आ जा रहे होते हैं। इसी बीच सरला की पड़ोसन विमला का आना होता है।
सरला क्या बात है, अब तो तू सास बन गई है। मैं तो बस तेरी बहू को देखने चली आई, जैसे ही मुझे पता चला कि तू आई है। अरे विमला आ, तेरा ही इंतजार था। अभी दिखाती हूँ तुझे अपनी टैलेंटेड बहू की सुरीली आवाज। साक्षात सरस्वती है सरस्वती। क्या बात कर रही है सरला? चल मुंह दिखाई के बहाने ही सही, कम से कम बहू का टैलेंट तो देखने को मिलेगा। अब सरला अपनी बहू पूजा को आवाज लगाती है और विमला से कहती है, आ रही है विमला बहू, तू बैठना, खड़ी क्यों है? मैं तो बहुत खुश हूँ विमला, मुझे ऐसी बहू मिली है। अरे सरला, बहू तो बड़ी सुंदर है तेरी, और बहू सुना है तुझमें गाने का हुनर कूट कूट के भरा हुआ है। जरा थोड़ी सी झलक हमें भी दिखा दे, तेरी कोयल सी सुरीली आवाज हम भी सुन ले। अरे बहू सुना दे, ये विमला है, अपनी पड़ोसन है, घर का ही मामला समझ। शादी मैंने कर ली है, दिल्ली वाली सास मुझे मिली है, पड़ोसन मेरी जल कुकड़ी है। आहा, हे राम रे राम, सरला की बहू, ये तूने आखिरी में क्या बोला? कुकुर? अरे नहीं, कुकर नहीं विमला आंटी, जल कुकड़ी यानी कि जलनखोर। कहाँ? रुको मैं गा कर बताती हूँ। पड़ोसन मेरी जल कुकड़ी है, लेकिन उसने खुद को कुकर समझा है, पर मुझे अपने गाने पर नाज है। देख रही है ना सरला, आज तक तूने मुझे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन तेरी आज की कुछ घंटों पहले आई बहू ने मुझे ना जाने क्या क्या कह रही है। ना सरला, अब तो मैं 1 मिनट भी नहीं रुकने वाली यहाँ। अरे विमला, ये गाना गा रही है, अरे सुन तो, मुंह मीठा तो करती जा। उनको जाने दिया जाए, कल को फिर वो मुंह उठाकर यही मिलेगी। बहू ये तू क्या बोले जा रही है? आज तेरा ससुराल में पहला दिन है और तूने ये क्या रायता फैलाया है? मैं तो जब तुझे देखने आई थी, तेरे मुंह से लता मंगेशकर से सुरीले गाने निकल रहे थे। अरे ये वाला क्या माँ जी? अच्छा है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ये तो हमारे स्कूल की म्यूजिकल टीचर गा रही थी, उसे ही हमने घर बुलाया था। राम रे राम, सत्यानाश हो उस टीचर का। हे भगवान, ये तो मुझे 2 घंटे में ही बर्दाश्त नहीं हो रही है, सारी जिंदगी कैसे झेलूंगी इसे। सरला को तो गांव की बहू भी आना महंगा पड़ गया था, क्योंकि उसे तो ढिंचैक पूजा जैसी बहू मिल गई थी। लेकिन सरला इस बात से अनजान थी। अब अगले रोज सुबह सरला पूजा करने के बाद अपनी बहू पूजा को प्रसाद देने जाती है। तभी पूजा अपने फोन में अपनी सास के साथ सेल्फी लेते हुए कहती है, मेरी सास ने पूजा कर ली है, जिसकी सेल्फी मैंने ले ली है। मेरे गाने पर मुझे नाज है, क्योंकि मेरे सर पर ताज है। हे प्रभु, हे दीननाथ, कहाँ हो आप? इसी दिन के लिए क्या मैंने आपकी दिन रात पूजा करी थी? किस दुविधा में डाल दिया आपने मुझे? सरला तो अपनी बहू के बेसुरे गाने से परेशान हो चुकी थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? पूजा तो उसकी पसंद की ही थी। अब देर शाम विमला सरला के घर फिर से आती है। सरला देख, तेरी इज्जत का मान रख के मैं आज तेरे घर आई हूँ। वैसे तेरी बेसुरी बहू कहाँ है? तेरे पीछे, इधर उधर देखकर बोला कर विमला। फिर से वही चुगलखोर आंटी आई है, जिन्होंने मुझे बेसुरी कहा है। बहू, तू जाकर 2 कप चाय बना ला। सुना सरला तूने? अभी अभी तेरी बहू ने मुझे चुगलखोर कहा। कैसी बहू ब्याह के लाई है तू सरला? ना जाने क्या क्या अनाप शनाप बकती रहती है तेरी बहू। इस बात का दुख सिर्फ तुझे ही नहीं बल्कि मुझे भी हो रहा है, लेकिन इसका मैं क्या करूं? पूजा के इस बेसुरे गाने से हर कोई परेशान हो जाता है, लेकिन कोई कुछ कर भी नहीं पाता है। अब अगली सुबह दूध वाला सरला के यहाँ दूध दे रहा होता है। तभी पूजा को दूध लेते हुए उसकी सास की बातें याद आती है। अरे विमला चुगलखोर ही नहीं, वो तो कैरेक्टर लेस भी है। बता दूध वाले में उसको क्या ही दिखा, जो उससे चक्कर चला रही है। बहुरिया हो गया, और दूध चाहिए क्या? अरे ना ताऊ, मुझे तो एक गाना याद आ रहा है, क्या आप सुनोगे मेरा गाना? अरे काहे ना ही सुनेंगे, अपनी बहुरिया का गाना सुनने में तो असली मजा है। सुनाओ। विमला आंटी के साथ जिसका चक्कर है,
चक्कर है, वो दूध वाला मेरे सामने डाटा है, डाटा है। इसी बात पर मैं कहूँगी विमला आंटी बेलज्जी है, बेलज्जी है। धत बहुरिया का बोलो थो, हमरा विमला के संग कोनो चक्कर या नैन मटक्का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो बेलज्जी औरत ही हमका फसाई है। अरे भाई साहब, क्या बात है? क्या किया विमला ने? अरे का बताई सरली बहनिया, बहुरिया ना जाने का बोलत रही हमरा और वो बिमलू के बारे में। इतना बोलकर वो दूध वाला वहाँ से चला जाता है, लेकिन सरला अपनी बहू पूजा से कहती है, बहू, क्या क्या बक गई तू इस दूध वाले के सामने? कहीं तूने मेरी बताई बातें तो नहीं बोल दी विमला के इस आशिक को? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं तो बस इन्हें अपना गाना सुना रही थी तो ये शर्मा गए। हे प्रभु, कब बंद होंगे इसके ये घोर अत्याचारी गाने? सुनने वाला भी डर के किसी दिन मर जाएगा। अब आप ही इस घोर कलयुग गाने से लोगों को बचा सकते हैं दीननाथ। अब अगले रोज ही विमला और सरला देर शाम मार्केट जाते हैं और साथ में पूजा भी जाने की जिद करती है। तो सरला पूजा को समझाकर अपने साथ मार्केट ले जाती है और विमला और सरला मार्केट पहुंचकर सब्जियां लेती हैं। और जब वो लौट रही होती है तभी विमला की सब्जियां गिर जाती है और उसमें से कई सारे टमाटर तो पिचक जाते हैं, जिसे देखकर पूजा हंसने लगती है और विमला का ये हाल देख वो गाना गाती हुई कहती है, मार्केट से आते आते भारी थैले पकड़े पकड़े जिसके हाथ कांपते हो, वो समझो वो महंगाई का सताया हुआ है। बहू, तू फिर शुरू हो गई? अरे माँ जी, एक और गाना आ रहा है, दूध वाला सखी सैया तो खूबे कमावत है, लेकिन महंगाई डायन खायो जात है। बहू, तू विमला के महंगे टमाटर और सब्जी उठाने में मेरी मदद करेगी? माँ जी, अभी मजा नहीं आया, बस आखिरी। विमला आंटी के टमाटर सड़क पर बिखरे हैं, बिखरे हैं, लोग उसे अपने पैरों से चटनी बनाकर जा रहे हैं, जा रहे हैं, उन्हें भी अपने पैरों से टमाटर की चटनी बनाने में मजा आ रहे हैं, आ रहे हैं। सरला, अब मुझे कतई तेरी बहू बर्दाश्त नहीं हो रही है, तू इसका कुछ कर वरना तेरी बहू मेरे हाथों मर जाएगी। सरला चाहकर भी अपनी बहू का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी, क्योंकि उसे तो अब कुछ दिनों में ही उसकी बहू के इन हरकतों को झेलने की जो शक्ति मिल चुकी थी। अब विमला के गिरे हुए सब्जियां उठाने के बाद सरला, विमला और पूजा घर के लिए निकल पड़ते हैं। तभी तीनों अपने घर के पास पहुंचते हैं तो सरला की बहू पूजा जो पीछे चल रही होती है, उसका अचानक से बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नाले में गिर जाती है। विमला, कितनी बार तुझे कहा है थोड़ा सुबह शाम घूमा कर, बता चल भी रही है तो लग रहा है जैसे भूकंप आ गया हो। अरे मैं तो आराम से ही चल रही हूँ, तू ये कैसी बात कर रही है? अरे विमला, पूजा आगे आगे को निकल गई क्या? मैंने तो उसे देखा ही नहीं, कहाँ गई वो? नहीं नहीं, वो मेरा मजाक बनाने के बाद पीछे ही थी। हे राम रे राम, ये कौन है? दूर रह। माँ जी, मैं आपकी बहू पूजा। सरला, कौन है ये जो खुद को तेरी बहू बता रही है? एक आफत कम है क्या जो ये पागल भी खुद को तेरी बहू ही बता रही है? अरे नहीं नहीं विमला, ये तो सच में मेरी बहू है, इसका तो सच में ढिंचक ढिंचक हो गया। तो इसी बात पे मेरी तरफ से ये गाना, सरला की बहू नाले में गिरी है, गिरी है, उसके बदन से गंदी बदबू आ रही है, आ रही है। क्यों बहू, कैसा लगा मेरा ढिंचक गाना? अरे ऐसे नहीं विमला आंटी, ऐसे। माँ जी, मुझ पर पानी डालो डालो डालो, फिर मुझको पहचान डालो डालो डाल, फिर मेरा गाना हिट कर दो, हिट कर दो। हाँ हाँ बहू, सरला अभी तेरे लिए पानी लाई है, लाई है, फिर तुझको अच्छे से नहलाई है, नहलाई है। बहू तो बहू, पूजा की सास और पड़ोसन भी उसके ही ढिंचैक अंदाज में रंग आ गए थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।